कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन क्या सच में? जब आम आदमी और बड़े लोग आमने सामने आते हैं तो फैसला कौन करता है, इंसाफ या पावर? यही सवाल खड़ा करती है आज की ये मूवी। हेलो दोस्त, आपका स्वागत है एक और नए एक्सप्लेन मूवी में। आज की मूवी जॉली एलएलबी थी है, जो हाल ही में रिलीज ये कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है साल 2021 राजस्थान के परसौल गाँव से। यहाँ राजा राम सोलंकी अपने बेटे की विधवा बहू के साथ तहसीलदार राजेंद्र चौधरी की जन सुनवाई में खड़े हैं। दरअसल साहूकार भरत भारद्वाज ने राजा राम को ब्याज पर पैसे दिए थे, लेकिन जब वो चुका नहीं पाए तो मामला यहाँ तक पहुँच गया। जन सुनवाई में भरत भारद्वाज तहसीलदार के सामने नकली जमीन के कागज पेश करता है। राजा राम अपनी जमीन किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता। वो गिड़गिड़ाकर कहता है, मेरी जमीन मेरी मर्जी। लेकिन तहसीलदार किसी की नहीं सुनता और गैर कानूनी तरीके से जमीन का मालिकाना हक भरत भारद्वाज को दे देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि राजा राम का बेटा आर्मी में था, जो कुछ समय पहले देश की सेवा करते हुए शहीद हो चुका है। लेकिन अफसोस, उसकी कुर्बानी के बावजूद राजा राम जैसे किसानों की जमीनें अब भी हड़पी जा रही हैं। दरअसल इंपीरियल कंपनी का मालिक हरिभाई खेतान बीकानेर टू बोस्टन नामक प्रोजेक्ट के लिए किसानों की सारी जमीन कब्जा करना चाहता है। भरत भारद्वाज इस कंपनी का एजेंट है, जो किसानों को कर्ज में फंसाकर उनकी जमीनें छीन लेता है। इस पूरे खेल में शामिल हैं लोकल एमएलए इकबाल सिंह शेखावत, डीएम अभिषेक गुप्ता और कई सरकारी अफसर। सबके सब मिलकर गरीब किसानों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इन सबके बीच टूटे दिल और टूटी उम्मीदों के साथ राजा राम एक दर्दनाक कविता लिखा है। वो लिखा है, छत टपका रहा मेरा, फिर भी मैंने बारिश की दुआ की। मेरे दादा को परदादा से, पिता को दादा से और मुझे पिता से जो विरासत मिली वही सौंपना चाहता था। मैं अपने बेटे को देना चाहता था थोड़ी सी जमीन और एक मुट्ठी बीज, ताकि सबकी भूख मिट सके। इसीलिए मैंने यकीन कर लिया उनकी हर एक बात पर, भाषणों के हर जज्बात पर। मैं मुक्त होकर देखता रहा आसमान की तरफ उठे उनके सर, और उन्होंने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। मुझे अन्नदाता होने का अभिमान था और यही अपराध था मेरा, लेकिन मैं एक किसान था। यह लिखने के बाद राजा राम नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दिल्ली की कोर्ट रूम की ओर। यहाँ एडवोकेट जावेद अपने क्लाइंट नरेंद्र लाल गुप्ता, जिनकी उम्र 80 साल है, उनका केस लड़ रहा होता है। दूसरी ओर खड़ा है जॉली 2 यानी जगदीश्वर मिश्रा। केस बेहद अजीब है। आरोपी शशि वाला उर्फ शशि है। शशि लड़की बनकर बुजुर्ग लोगों से शादी करता है और फिर उनकी प्रॉपर्टी हड़प लेता है। जॉली 2 अपनी चतुराई और तेज दिमाग से ये केस जीत जाता है, लेकिन तभी एक बड़ा खुलासा होता है। असल में शशि जॉली 1 यानी जगदीश त्यागी का क्लाइंट था, यानी जॉली 2 ने जॉली 1 का केस चुराया था। ये सुनकर जॉली 1 और जॉली 2 आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच जमकर बहस और झगड़ा होता है। स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि बार काउंसिल के सदस्य बीच में पड़ते हैं। वे दोनों वकीलों को चेतावनी देते हैं, अगर तुम लोग ऐसे ही क्लाइंट चुराते और लड़ते रहे तो तुम्हारा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। आखिरकार बार काउंसिल एक समाधान देता है, दोनों इस केस से आने जाने वाले पैसे आपस में बांट लो। और मजबूरी में जॉली 1 और जॉली 2 मान जाते हैं। इसके बाद सीन कट होता है रात के समय पर। सड़कों पर बड़ी संख्या में किसान और महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही होती हैं। इनका नेतृत्व कर रही होती है लक्ष्मी, जो एक जुझारू और बेखौफ महिला है। इसी बीच जॉली 1 अपनी बाइक पर वहां पहुंचता है। असल में लक्ष्मी एक एनजीओ के लिए काम करती है और किसानों की लड़ाई लड़ रही है। लक्ष्मी जॉली 1 से कहती है, तुम एक छोटी सी मदद कर सकते हो। राजस्थान के कुछ किसान भाई हैं जिनकी जमीन एक प्रोजेक्ट के लिए ले ली गई है, लेकिन आज तक उन्हें मुआवजा पूरा नहीं मिला। क्या तुम उनके लिए कोर्ट में पेटिशन फाइल करोगे? जॉली पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन फिर अचानक उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, कल सुबह 10 बजे उन्हें कोर्ट में भेज दीजिए। साथ ही यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि जॉली 1 की पत्नी संध्या भी उसी एनजीओ के लिए काम करती है, जिसमें लक्ष्मी किसानों की लड़ाई लड़ रही है। अगले दिन का सीन, कोर्ट रूम के बाहर करीब 40 किसान पहुंच चुके होते हैं। इसी दौरान वहां आता है जॉली 2 यानी जगदीश्वर मिश्रा। वो आत्मविश्वास से कहता है, मैं ही जॉली हूँ। किसान जवाब देते हैं, हमें लक्ष्मी जी ने भेजा है। ये सुनकर जॉली 2 बेहद खुश हो जाता है और सोचता है कि इतने सारे लोगों ने उसे ही अपना वकील चुना है। वो तुरंत अपने असिस्टेंट को हुक्म देता है, 100 रुपए वाले 40 स्टाम्प पेपर अभी मेरे ऑफिस में भिजवा दो और साथ ही चाय पानी और रास्ते का इंतजाम भी करवा देना। इसके बाद जॉली 2 किसानों से स्टाम्प पेपर पर साइन करवाता है और कहता है, अब मेरी फीस दे दो। किसान बेबस होकर जवाब देते हैं, अगर हमारे पास पैसे होते तो हम दिल्ली तक पैदल क्यों आते। इसी दौरान एक किसान आगे बढ़कर कहता है, हमारे पास थोड़ा है, और फिर वो जॉली 2 के हाथ पर मुट्ठी भर चिल्लर रखकर चला जाता है। बाकी किसान भी जो
उनके पास होता है वही जॉली 2 को पकड़ा देते हैं। कोई सब्जियां लाता है, कोई गाजर मूली, तो कोई अपनी बकरी तक थमा देता है। जॉली 2 हैरान होकर इन सबको देखा रह जाता है। दूसरी तरफ जॉली एक जगदीश त्यागी गुस्से में जॉली 2 के ऑफिस पहुंचता है। दरवाजे पर खड़े होकर ताना मारता है, मुझसे पंगा लिया तो तुम्हें गन्ने ही चूसने पड़ेंगे। इतना कहते ही जॉली एक असिस्टेंट बीच में बोल पड़ता है, साहब संध्या भाभी ने ही तो हमारे लिए केस भेजा है। इतने में पीछे से एक औरत की आवाज आती है। मुड़कर देखते हैं तो वह जानकी होती है, यानी राजा राम की पत्नी। जानकी सीधे जॉली 1 से कहती है, मैं तो संध्या जी के कहने पर आपके पास आई हूँ। इस पर जगदीश त्यागी जॉली 1 हैरान होकर जवाब देता है, नहीं आप गलत फहमी में हैं, वो मैं नहीं हूँ, आप गलत जगह आ गई हैं, वो दूसरा जॉली है। जानकी कंफ्यूज होकर कहती है, लेकिन मुझे तो 8 नंबर ऑफिस में बताया गया था। त्यागी ठंडी सांस लेकर कहता है, वो मैं नहीं, वो जॉली मिश्रा है। इसके बाद जानकी परेशान होकर जॉली मिश्रा जॉली 2 के पास पहुंचती है और कहती है, मुझे संध्या ने भेजा है। जॉली मिश्रा मुस्कुराते हुए जवाब देता है, संध्या? मैं किसी संध्या को नहीं जानता, माफ कीजिए, आप गलत जगह आ गई हैं। ये केस तो जॉली त्यागी का है। इतना सुनते ही जानकी और ज्यादा परेशान हो जाती है और मायूस होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जगदीश त्यागी के घर पर। बारिश हो रही है। त्यागी कपड़े लेने बाहर आता है, तभी देखा है कि जानकी बारिश में अकेली बैठी है। त्यागी की पत्नी संध्या उसे अंदर बुला लेती है। घर में बैठकर जानकी अपनी दर्दनाक आपबीती सुनाती है। उसकी कहानी सुनकर त्यागी का दिल पसीज जाता है और वह उसका केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जानकी के पास सिर्फ 2 बकरियां होती हैं, जिनमें से एक बकरी वह केस की फीस के रूप में त्यागी को दे देती है। अगला सीन कोर्ट रूम में सुंदरलाल त्रिपाठी। यहाँ त्यागी आता है और जानकी के केस के सिलसिले में त्रिपाठी से बात करता है। इसी दौरान एक मजेदार राज सामने आता है। सुंदरलाल त्रिपाठी डेटिंग ऐप पर चंचल चौटाला को डेट कर रहा है, जो कि पुलिस में नौकरी करती है। त्यागी हंसते हुए कहता है, दिल्ली में आजकल ठरकी बुजुर्गों को फंसाने वाली गैंग बहुत बढ़ गई है। मैंने पिछले महीने ही 3 केस निपटाए थे। यह सुनकर त्रिपाठी गुस्से में लाल हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, तुमको मैं ठरकी लग रहा हूँ क्या? तुरंत यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है। त्यागी जज से कहता है, मेरी क्लाइंट बीकानेर के एक मामूली किसान परिवार से है। लेकिन त्रिपाठी बीच में बोल पड़ता है, अगर केस बीकानेर का है तो उसे बीकानेर जाकर लड़ो, दिल्ली कोर्ट में क्यों? त्यागी तुरंत जवाब देता है, क्योंकि इंपीरियल ग्रुप दिल्ली में रजिस्टर्ड है और एग्रीमेंट की शर्त यही कहती है कि किसी भी विवाद की अपील दिल्ली कोर्ट में होगी। यहीं पर हमें पता चलता है कि डिफेंस का वकील कोई और नहीं बल्कि जगदीश्वर मिश्रा उर्फ जॉली 2 है। दोनों जॉली को आमने सामने देकर सुंदरलाल त्रिपाठी घबरा जाता है। दरअसल जब जॉली 1 ने हिट एंड रन का केस लड़ा था तो त्रिपाठी हार्ट अटैक से बचते बचते रह गया था, और जब जॉली 2 ने लखनऊ वाला केस लड़ा तो उसकी पत्नी हार्ट अटैक के कारण मर गई थी। अब वह डरता है कि कहीं फिर से कोई हादसा न हो जाए। इसी बीच दिल्ली में एक बड़े प्रोग्राम में इंपीरियल ग्रुप के मालिक हरिभाई खेतान स्पीच दे रहे होते हैं। वह कहते हैं, किसी देश की तरक्की में व्यापारियों का योगदान महान लोगों से कम नहीं होता। ये सोचना बंद करना होगा कि गरीब हमेशा अच्छा है और अमीर हमेशा बुरा। रिक्शा चलाने वाला ईमानदार और महंगी गाड़ी में बैठा आदमी बेईमान। ये सोच बदलनी होगी, तभी देश आगे बढ़ेगा। स्पीच के बाद खेतान के पास उसका आदमी आता है और कहता है, जानकी ने केस कर दिया है लेकिन मैंने संभाल लिया है, लोकल वकील को हायर कर लिया है। खेतान गुस्से में पूछता है, तुम विक्रम को क्यों नहीं हायर कर सके थे? वो देश का सबसे बड़ा वकील है। आदमी डरते हुए कहता है, अगर हमने विक्रम को हायर किया तो मीडिया इसमें शामिल हो जाती। कटु कोर्ट रूम। जॉली मिश्रा जॉली 2 कहता है, राजा राम ने साहूकार भरत भारद्वाज से 3 बीघा जमीन गिरवी रखकर 75,000 रुपए लिए थे। तय समय पर पैसे न चुका पाने की वजह से तहसीलदार ने आदेश दिया कि जमीन अब भरत भारद्वाज की है। बाद में इंपीरियल ग्रुप ने वही जमीन भरत से खरीद ली। जॉली त्यागी जॉली 1 बीच में बोल पड़ता है, भरत भारद्वाज इंपीरियल ग्रुप का एजेंट है। वह किसानों को कर्ज देकर फिर नकली कागज बनाकर उनकी जमीनें हड़ता है। राजा राम की जमीन भी ऐसे ही हथियाई गई है, लेकिन जॉली मिश्रा फिर पलटवार करता है। 4060 किसानों ने अपनी जमीन फर्स्ट पेज पर बेची है। किसी को कोई शिकायत नहीं, सिर्फ जानकी को छोड़कर। और असल में ये सारा खेल लक्ष्मी यादव का है। वो बिजनेस हाउस को धमकाकर पैसे ऐंठने का पुराना धंधा करती है। जज सुंदरलाल त्रिपाठी फैसला सुनाता है, 460 किसानों में से अगर शिकायत सिर्फ एक ही है तो मैं यह पार्टीशन खारिज करता हूँ। अगला सीन जगदीश त्यागी खेतान की पार्टी में पहुंचता है और उसके आदमी से कहता है, मेरे 25,000 का चेक क्लियर करवा दो। पार्टी में जॉली मिश्रा भी आता है और खेतान से कहता है, मेरा 50,000 का चेक क्लियर करवा दो, वरना मेरे बच्चे की फीस जमा नहीं होगी और स्कूल से निकाल देंगे। खेतान दोनों को देखते हुए कहता है,
आज से तुम दोनों मेरे लिए काम करोगे, तुम्हारी तनख्वाह होगी 50,000 रोज की। पैसों के लालच में जॉली मिश्रा मान जाता है। रात असीम जॉली मिश्रा घर लौटा है और वहाँ जानकी को देखा है। वह झुंझलाकर कहता है, अम्मा तुम यहाँ क्या कर रही हो, अपने घर जाओ। जानकी की आंखों में आंसू है। वह जवाब देती है, घर में कोई नहीं है, सब मर गए। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं हरिभाई खेतान को परसौल गाँव में, जहाँ इंपीरियल ग्रुप का फर्स्ट पेज भूमि पूजन हो रहा है। वहाँ MLA इकबाल सिंह शेखावत, DM अभिषेक गुप्ता और भरत भारद्वाज भी मौजूद हैं। तभी अचानक लक्ष्मी यादव किसानों के साथ काले झंडे दिखाकर जबरदस्त प्रदर्शन शुरू कर देती है। ये देख खेतान घबरा जाता है। इसके बाद वो अपने आदमियों से कहता है, हम अकेले राजा राम के घर जाएंगे श्रद्धांजलि देने। खेतान राजा राम की पत्नी जानकी को 10 लाख का चेक देता है, लेकिन जानकी उस चेक को वहीं फाड़ देती है और खेतान के मुंह पर मारते हुए कहती है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरी जमीन वापस दे दो। यही मेरे पति के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। खेतान का ईगो आहत हो जाता है और गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर अपने आदमियों से कहता है, मुझे किसी भी हालत में पारसौल गांव की जमीन चाहिए। इसी बीच मीडिया वाले खेतान को घेर लेते हैं और सवाल करते हैं, क्या राजा राम की आत्महत्या की वजह आपके लोग हैं? खेतान मुस्कुराते हुए सफाई देता है, हमारे लोगों ने किसी पर दबाव नहीं डाला। पूरे जिले के किसानों ने अपनी मर्जी से खुशी खुशी ये प्रोजेक्ट हमें दिया है। और जहाँ तक राजा राम की बात है, हमें तो ये जानकारी मिली है कि उसके बेटे का अपनी ही बहू से नाजायज रिश्ता था। कोई अगर प्यार में जान दे दे और इल्जाम हम पर लगाए तो आप जैसे पत्रकार ही सच्चाई पता करने वाले हैं। यह बात सुनकर जानकी का दिल टूट जाता है। वो घर लौटी है। पानी का घड़ा लेकर जैसे ही कमरे में जाती है, देखती है कि उसका बेटा और बहू दोनों फांसी पर लटके हुए हैं। सीन फिर प्रेजेंट टाइम में कट होता है। यहाँ जॉली मिश्रा जानकी की पूरी कहानी सुनकर इमोशनल हो जाता है और केस लड़ने के लिए राजी हो जाता है। जानकी रोते हुए कहती है, मेरे पास सिर्फ 2 बकरियां थी, एक मैंने जगदीश त्यागी को दी थी और दूसरी आज मैं तुम्हें दे रही हूँ। इसके बाद जॉली मिश्रा गुस्से में सीधे खेतान की कंपनी के ऑफिस पहुंचता है और उसके केबिन में घुसकर कहता है, जानकी के बारे में तुमने पूरा सच क्यों नहीं बताया? खेतान मुस्कुराता है और लालच देते हुए कहता है, देखो मिश्रा, ये केबिन तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। ये ऑफिस अब तुम्हारा है। तुम्हारे टैलेंट से ज्यादा मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद आया। तुमने 25,000 की जगह 50,000 मांगे थे, मुझे बुरा नहीं लगा। तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, परवाह नहीं की, और मौका मिला तो चौका भी जड़ दिया। लेकिन अब जानकी की मदद मत करो वरना पीछे रह जाओगे। जॉली मिश्रा ठंडे स्वर में जवाब देता है, मैं पहले ही बिक चुका हूँ, एडवांस भी ले लिया है, फर्क बस इतना है कि खरीदार आप नहीं हैं। खेतान गुस्से में अपनी चेक बुक मंगवाता है और कहता है, तुम्हें कितने में खरीदा गया है? इस पर जॉली मिश्रा मुस्कुराकर पूछता है, खेतान तुम्हारी टोटल वर्थ कितनी है? खेतान का आदमी जवाब देता है, 38,000 करोड़। जॉली मिश्रा कहता है, तो 19,000 करोड़ का चेक काट दीजिए। मेरे क्लाइंट ने अपनी कमाई का 50% हिस्सा मुझे दिया है। ये कहकर जॉली मिश्रा वहाँ से निकल जाता है और खेतान सन्न रह जाता है। इसके बाद कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जॉली मिश्रा जानकी से कहता है, आप वकालतनामा पर साइन कर दीजिए, मैं आपका वकील हूँ, इसलिए इसे कोर्ट में जमा करना जरूरी है। लेकिन तभी कोर्टरूम के दरवाजे खुलते हैं और एंट्री होती है जगदीश त्यागी उर्फ जॉली 1 की। वो कहता है, अम्मा का वकील मैं हूँ, इन्हें 2 वकीलों की जरूरत नहीं है। दोनों के बीच नोकझोंक शुरू हो जाती है। त्यागी कहता है, इस केस के फैक्ट्स मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मिश्रा पलट कर जवाब देता है, याद है ना पिछली बार मैंने तुम्हें कैसे हराया था? सिर्फ फैक्ट्स और लॉ से केस नहीं जीते जाते। तभी कोर्टरूम में एंट्री होती है देश के नामी वकील विक्रम की। वो कहता है, जज साहब, ये पूरा केस मेरे क्लाइंट हरिभाई खेतान को बदनाम करने की साजिश है। आज तक इस मामले में सिर्फ एक ही पार्टीशन दर्ज हुआ है और इसी वजह से इस केस पर सवाल उठा है। लेकिन तभी जॉली त्यागी खड़े होकर कहता है, जज साहब, इस मामले में सिर्फ एक नहीं बल्कि 40 पार्टीशन और भी दर्ज हैं। विक्रम मुस्कुराकर कहता है, तो फिर मैं उन सभी पिटीशन को देखना चाहूंगा। जज त्रिपाठी तुरंत सहमति जताते हैं और कहते हैं, हाँ, उन्हें पेश किया जाए। विक्रम आत्मविश्वास से कहता है, जज साहब, इन 40 किसानों का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। बीकानेर टू बोस्टन प्रोजेक्ट के 2 फेज हैं। फेज ए की लैंड एक्विजिशन की सारी फॉर्मेलिटी पहले ही पूरी की जा चुकी है। उसके बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इंपीरियल ग्रुप को लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट जारी किया। अगर इन 40 लोगों को शिकायत थी तो 1 साल तक ये सब क्या कर रहे थे? अब अचानक कोर्ट क्यों आ गए? तभी जॉली त्यागी खड़े होकर कहता है, जज साहब, यही तो खेल है। पूरा प्रशासन मिला हुआ है। इस प्रोजेक्ट में भूमि अधिनियम की धज्जियां उड़ाई गई हैं। किसानों की शिकायतों के बावजूद डीएम साहब ने सर्टिफिकेट जारी कर दिया और अब विक्रम यही कह रहा है कि किसान शिकायत करे उसी डीएम के पास जिसने खुद ये फ्रॉड किया है। जज सुंदरलाल त्रिपाठी सोच में पड़ जाते हैं और फिर कहते हैं, विक्रम, तुमने इस केस को शीशे की तरह साफ कर दिया है। विक्रम तुरंत मुस्कुराकर बोलता है, तो जज साहब, बेहतर होगा कि आप आज ही ऑर्डर साइन कर दीजिए। लेकिन जज त्रिपाठी झिझकते हुए कहते हैं, नहीं, आज मैं ये ऑर्डर पास नहीं कर सका। सीन शिफ्ट होता है कोर्ट के बाहर। जॉली मिश्रा गुस्से में त्यागी से कहता है, मैंने तुझसे कहा था कि ये केस मैं संभाल लूंगा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब देख, पूरे
पूरे केस को तूने फंसा दिया है। दोनों की कहासुनी झगड़े में बदल जाती है। खैतान के आदमी उनकी वीडियो बनाकर न्यूज चैनल्स को भेज देते हैं। कुछ ही घंटों में ये वीडियो वायरल हो जाती है। इसके बाद दोनों जॉली अपनी अपनी पत्नियों के साथ एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि सारी टेबल पहले से बुक है। तभी उनकी नजर पड़ती है जज सुंदरलाल त्रिपाठी पर, जो चंचल चौटाला के साथ बैठे होते हैं। दोनों जॉली उनके पास जाकर कहते हैं, सर अगर आप इजाजत दें तो हम यहाँ बैठ जाए। त्रिपाठी पहले तो मना करते हैं, लेकिन चंचल चौटाला के कहने पर मान जाते हैं। सीन कट होता है और अब हमें दिखा है कि खाने का पूरा बिल जज त्रिपाठी ने ही चुकाया है। चंचल कहती है, जैसा वादा किया था फोटो भी खिंचवाना पड़ेगा। इसके बाद कैमरा हमें ले जाता है पारसौल गाँव, जहाँ असली खेल शुरू होता है। डीएम अभिषेक गुप्ता पूरे गाँव के सामने नोटिस पढ़कर सुनाता है। गाँव वालों को आदेश दिया जाता है कि अगले 24 घंटे में पूरा इलाका खाली कर दिया जाए, वरना इसे अवैध कब्जा माना जाएगा और प्रशासन जबरन कार्रवाई करेगा। पूरा गांव सन्न रह जाता है। घरों के दरवाजे बंद होने लगे हैं। औरतों बच्चों की आंखों में डर साफ झलका है। इसी बीच दोनों जॉली, जगदीश त्यागी और जगदीश्वर मिश्रा लोगों को समझाते हैं, हमें किसी भी हालत में हिंसा नहीं करनी है। पुलिस हमें उकसाएगी, लेकिन हमें उकसना नहीं है। हमारा संघर्ष कानून से होगा, न कि हथियार से। गाँव वाले थोड़ी हिम्मत बटोरते हैं, लेकिन तभी अचानक हालात बदल जाते हैं। भीड़ में अचानक आवाज गूंजती है, फायर करो, और देखते ही देखते पुलिस लाठी चार्ज कर देती है। हवा में गोलियां गूंजने लगती हैं। चीख पुकार मच जाती है। कई किसान घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। कुछ वहीं पर अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन ये गोलीबारी किसी पुलिस अफसर की मनमर्जी नहीं थी, बल्कि सीधे आदेश थे एमएलए इकबाल सिंह शेखावत के। यही पल इस लड़ाई को असली जंग में बदल देता है। इस अफरा तफरी में जॉली त्यागी को भी गोली लग जाती है। वो जमीन पर गिर पड़ता है। जॉली मिश्रा बिना समय गंवाए उसे उठाता है और पूरे जोश से चिल्लाता है, कोई एम्बुलेंस बुलाओ, इसे हॉस्पिटल ले चलो अभी। वो अपनी बाइक पर त्यागी को लेकर भागा है और किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचाता है। सीन शिफ्ट होता है दिल्ली की कोर्ट रूम में। पूरी अदालत खचाखच भरी हुई है। खैतान और जानकी आमने सामने बैठे हैं। सैकड़ों पत्रकार कैमरों के साथ मौजूद हैं और पूरे देश में यह कार्यवाही लाइव दिखाई जा रही है। जज सुंदरलाल त्रिपाठी गंभीर आवाज में कहते हैं, पारसौल गांव की घटना के बाद यह केस और भी गंभीर हो गया है। हियरिंग को जारी रखा जाएगा। विक्रम खड़ा होता है और कहता है, जज साहब, मेरे क्लाइंट श्री हरिभाई खैतान का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इस बेवजह की हिंसा से उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। और सच को सामने रखने के लिए मैं देश के नामी रिसर्चर और इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट श्री मिलन देसाई को कोर्ट में बुलाना चाहता हूँ। सभी नजरें अचानक मिलन देसाई पर टिक जाती हैं। मिलन देसाई आत्मविश्वास से खड़े होकर बोलते हैं, मेरी स्टडी बताती है कि भारत के 80% किसान छोटे और पुराने तरीके से खेती करते हैं। जिन इलाकों में अब तक कोई फैक्ट्री नहीं आई, वहाँ किसान गरीबी और कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं। अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो ये लोग खेती छोड़कर आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। किसान केवल खेती करके जिंदा नहीं रह पाएगा। अगर सच में किसानों का भला चाहिए तो उन्हें खेती और जमीन से अलग करना होगा। ये एमएसपी और सब्सिडी जैसे खैरात सालों से चल रहे हैं, इन्हें अब बंद करना होगा। अगर किसान अपनी जमीन बेचकर शहरों में आए, मार्केट में इन्वेस्ट करें तो खेती से कहीं ज्यादा पैसा कमा सकें। उनकी बात सुनकर कोर्ट में हलचल मच जाती है। पत्रकार नोट्स लेने में व्यस्त हो जाते हैं। विक्रम आगे बढ़ता है और टाइम्स इंडिया का अखबार उठाकर कहता है, जज साहब, आज भारत 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। एक इंडिया है जो बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ना चाहता है, जो कॉन्फिडेंट है, जो दुनिया से टक्कर लेना चाहता है, और दूसरा इंडिया है जो ऊंट पर बैठा हुआ है, अपने आप को छोटा और कमजोर समझता है, जो ग्लोबल मार्केट से डरता है। सवाल ये है कि हम किस इंडिया को चुनेंगे। वह रुककर सबकी आंखों में झांका है और जोरदार लहजे में बोलता है, बीकानेर में रेस ट्रैक बना, 5 स्टार होटल बना, तो हुआ क्या? हम लग्जरी से इतना डरते क्यों हैं? शॉपिंग करने के लिए हमें दुबई क्यों जाना पड़ता है? लॉस एंजलिस के कसिनो क्यों हो सकते हैं, लेकिन पंजाब में क्यों नहीं? इस देश में 35 करोड़ मिडिल क्लास लोग रहते हैं। वे खर्च करना चाहते हैं, पैसा बहाना चाहते हैं। अगर हमने डेवलपमेंट नहीं किया तो यही पैसा बाहर चला जाएगा। पूरी दुनिया में जब भी विकास हुआ है, कुछ लोग मरे हैं। ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स का नियम है जज साहब। डेवलपमेंट कुर्बानी मांगता है। कोर्ट रूम सन्नाटे में डूब जाता है। लोगों को समझ नहीं आता कि यह तर्क सुनकर ताली बजाए या किसानों की आंखों में झांके। जज साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे क्लाइंट खैतान ने अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से 1500 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए हैं, बीकानेर को बोस्टन बनाने के लिए, लेकिन इसके बदले उन्हें क्या मिला? झूठे कोर्ट केस, बदनामी और मानसिक उत्पीड़न। आज भी मेरा क्लाइंट इस देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखा है और हकीकत यह है कि किसान की हालत उतनी भी खराब नहीं है जितनी दिखाई जाती है। 1977 में गेहूं की सपोर्ट प्राइस 76 रुपए प्रति क्विंटल थी, जो आज बढ़कर 1500 रुपए हो चुकी है, यानी 15 गुना इजाफा। आज का किसान चाहे तो 5 स्टार होटल में खा सका है, मर्सिडीज कार में घूम सका है, लेकिन क्यों नहीं घूमता? क्योंकि कुछ लोग हैं जो किसानों को हमेशा बेचारा दिखाकर रखना चाहते हैं। फांसी पर लटके हुए किसान की तस्वीरें विदेशों में दिखाकर एनजीओ और एजेंट पैसे कमाते हैं। असल में किसान की मेहनत का इस्तेमाल कोई और कर रहा है। जज साहब, अगर यह प्रोजेक्ट नहीं बनता तो खैतान भाइयों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इस देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। कोई भी उद्योगपति आगे से इस देश में इन्वेस्ट
इन्वेस्ट करने से डरेगा। कोर्ट में बैठे लोग तालियां बजाते हैं। इसके बाद जॉली मिश्रा खड़े होते हैं और कहते हैं, मिलन देसाई जी, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने अपनी स्टडी में यह तो लिखा कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन क्या यह भी सच नहीं है कि कुछ आत्महत्याएं अनैतिक प्रेम प्रसंग और निजी कारणों से हुई थी? कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। फिर जॉली मिश्रा एक मोटी किताब उठाते हैं, बीकानेर स्टडी बुक। ये आपकी स्टडी है ना? ऐसी ही फाइलों से आपका पूरा ऑफिस भरा पड़ा है। आपने सिर्फ बीकानेर नहीं बल्कि जहाँ जहाँ खेतान ग्रुप ने फैक्ट्रियां लगाई वहाँ ऐसी ही स्टडी की। 2008 में झारखंड खेतान स्टील इंडस्ट्री। आपने लिखा, आदिवासियों को जंगल छोड़कर फैक्ट्री के लिए जमीन देनी चाहिए। 2012 हिमाचल हाइड्रो प्रोजेक्ट, 6 गांव खाली कराए गए। आपने लिखा, एनर्जी सेक्टर के लिए यह जरूरी है। 2015 उड़ीसा, 2017 वेस्ट बंगाल, हर जगह आपकी यही रिपोर्ट। तो क्या यह सब इत्तेफाक है या फिर आप दरअसल इंपीरियल ग्रुप के पैरोल पर हैं? मिलन देसाई गुस्से में चिल्लाते हैं, मैं एक्सपर्ट हूँ। तभी जॉली मिश्रा उनकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, सच बताइए, आपकी कंपनी ने सबसे ज्यादा स्टडी किसके लिए की है? इंपीरियल ग्रुप के लिए, और बदले में सिर्फ 7 साल में 26 करोड़ रुपए फीस ली है। ये स्टडी दरअसल मॉडर्न क्राइम का नया तरीका है। इसमें बीकानेर के हर किसान का पूरा बायोडाटा इकट्ठा किया गया। किसके पास कितनी जमीन है, कितने सदस्य हैं, कितना कर्ज है, टीवी ट्रैक्टर है या नहीं, बेटी की शादी हुई है या नहीं, कौन बीमार है, कौन नौकरी कर रहा है। और फिर इंपीरियल कंपनी के एजेंट जैसे साहूकार भारद्वाज इन डाटा के आधार पर किसानों को फंसाते हैं। कुछ को डराकर कहते हैं, सरकार जबरन जमीन ले लेगी, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ को लालच देकर तो कुछ को नकली कागज बनाकर ठग लेते हैं। ऐसा ही किया गया था राजा राम सोलंकी के साथ। कोर्टरूम में सनसनी फैल जाती है। फिर जॉली मिश्रा विक्रम की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, आपने कहा था कि खेतान भाई अपनी मेहनत से कमाए 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। सच्चाई यह है कि बीकानेर टू बोस्टन प्रोजेक्ट के लिए इंपीरियल ग्रुप ने नेशनल बैंक ऑफ पंजाब से 410 करोड़, स्टेट बैंक ऑफ राजस्थान से 530 करोड़, यूनाइटेड बैंक ऑफ भारत से 200 करोड़ और येस बैंक से 360 करोड़ का लोन लिया है। यानी पूरा प्रोजेक्ट आम आदमी के पैसे से चल रहा है, हमारा, आपका, किसानों का पैसा। विक्रम बड़ी शान से कहता है, 1977 में गेहूं का दाम 70 रुपये प्रति क्विंटल था और आज 20 गुना बढ़कर 1500 हो गया है। यानी किसान की आमदनी पहले से कहीं बेहतर है। कोर्ट में हलचल होने लगती है। तभी जॉली मिश्रा खड़े होते हैं और गहरी आवाज़ में कहते हैं, विक्रम बाबू, आप आधी सच्चाई दिखाकर पूरी तस्वीर बदलना चाहते हैं। आपने यह क्यों नहीं बताया कि 1977 में एक चपरासी की तनख्वाह 180 रुपये थी जो आज 22,000 है। किसान की आमदनी 20 गुना बढ़ी है, लेकिन चपरासी की 150 गुना। क्या यही बराबरी है? कोर्टरूम में लोग कानाफूसी करने लगते हैं। जॉली आगे कहते हैं, जब यह देश भूखा था, हमारे पास अनाज इंपोर्ट करने तक के पैसे नहीं थे, तब सरकार किसानों के पैरों में गिरी थी, हमें बचा लीजिए। किसानों ने अपनी मेहनत और खून पसीने से हरित क्रांति ला दी और इस देश को आत्मनिर्भर बना दिया। लेकिन आज जब फ़ायदा उठाने का वक्त है, तब किसान बोझ बन गए। जब किसान को थोड़ी सी मदद मिलती है तो उसे खैरात कह दिया जाता है। और बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, उनके लाखों करोड़ों के लोन तो ऐसे माफ़ हो जाते हैं जैसे कोई गुनाह ही ना हो। जब कोई अमीर आदमी अरबों का कर्ज लेकर लंदन भाग जाता है तो विक्रम जैसे वकील प्राइवेट जेट से वहाँ केस लड़ने पहुँच जाते हैं। क्या यही है न्याय? कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। जॉली अब और तीखे स्वर में कहते हैं, आज इस देश में किसानों के लिए पॉलिसी बना कौन रहा है? वो लोग जिन्हें पालक और सरसों में फ़र्क तक नहीं पता, जिन्होंने कभी खेत में पैर तक नहीं रखा, वो हमें बताएंगे कि किसान के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। सब लोग चुप होकर जॉली को सुनते हैं। फिर जॉली मिश्रा जज साहब की ओर देखते हैं और ज़ोरदार अंदाज में कहते हैं, जानकी सोलंकी के गांव को सिर्फ एक सेठ के महलों के लिए खाली कराया जा रहा है। लेकिन अगर सच में आपको किसान का सहयोग चाहिए तो मैं गारंटी देता हूँ, बीकानेर का किसान बिना पैसे लिए अपनी ज़मीन खेतान को दे देगा। बस शर्त यह है कि बदले में उन्हें इस प्रोजेक्ट में शेयर होल्डर बना दिया जाए। पूरे कोर्टरूम की निगाहें खेतान की ओर घूम जाती हैं। जॉली सीधे खेतान को देखकर पूछते हैं, मंजूर है? खेतान खामोश रहते हैं, कोई जवाब नहीं देते। खेतान अब भी आनाकानी करता है। जॉली मिश्रा कटाक्ष भरे अंदाज में कहता है, 875 रुपये गज में खरीदी हुई ज़मीन आज आप 25,000 गज में फॉरेन इन्वेस्टर्स को बेच रहे हैं।
क्या यही विकास है? मैं आपसे फोल्डेड हैंड्स निवेदन करता हूँ जज साहब, इस देश के स्कूलों में एग्रीकल्चर और फार्मिंग को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया जाए, वरना आने वाली पीढ़ी यही समझेगी कि खाना खेतों से नहीं, जोमैटो और स्विग्गी से आता है। कोर्ट में हलचल बढ़ती है। तभी खेतान का असिस्टेंट जज को जानकारी देता है कि नया गवाह आया है। यह गवाह कोई और नहीं बल्कि डीएम अभिषेक गुप्ता है। जज साहब उसे बुलाने का आदेश देते हैं। खेतान गुस्से से भड़क उठता है और जज को अपमानित करने लगता है। तुम बेवकूफ़ हो, तुम जोकर लगते हो। पूरा कोर्टरूम स्तब्ध हो जाता है। तभी जज सुंदरलाल त्रिपाठी गहरी आवाज़ में कहते हैं, भगवान कृष्ण हर मूर्ख की 3 गलतियां माफ़ कर देते थे, लेकिन चौथी कभी नहीं। खेतान साहब, आपने न्यायालय का अपमान किया है। पुलिस, इन्हें तुरंत हिरासत में लो। इनके पास 2 गार्ड खड़े करो और इनके मुंह से एक शब्द भी बाहर ना निकले। और याद रहे, आज शुक्रवार है, सोमवार से पहले इनकी जमानत नहीं होगी। पूरा कोर्टरूम तालियों से गूंज उठता है। इसके बाद जॉली त्यागी एम्बुलेंस में घायल डीएम अभिषेक गुप्ता को कोर्ट में लाते हैं। गुप्ता गवाही देते हैं। रियल एस्टेट एजेंट्स इंपीरियल ग्रुप के लोग ही ज़मीन खरीद रहे थे। भारद्वाज भी उन्हीं में से था। पारसौल गांव में हिंसा की शुरुआत इंपीरियल के इशारे पर एमएलए इकबाल सिंह के आदमियों ने करवाई थी। गोली भी उन्हीं के कहने पर चली थी। और इस पूरे प्रोजेक्ट में खेतान साहब को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मैंने खुद रिश्वत ली थी। कोर्टरूम में सन्नाटा छा जाता है। विक्रम सिंह इस गवाही पर कोई सवाल नहीं पूछते। इसके बाद जॉली त्यागी 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली खेतान के आलीशान घर की, दूसरी विक्रम के महल जैसी कोठी की और तीसरी खुद जज साहब के घर की। पूरे कोर्टरूम में खामोशी। जॉली त्यागी पूछते हैं, सरकार ने जब दिल्ली में इकोनॉमिक हब बनाने का फैसला लिया तो ज़मीन की ज़रूरत थी। आज भी आपके जैसे घरों को डबल दाम देने का प्रस्ताव रखा गया। खेतान साहब की मर्ज़ी की वैल्यू है, विक्रम जी की मर्ज़ी की वैल्यू है, तो फिर जानकी जैसी किसान औरत की मर्ज़ी की कोई वैल्यू क्यों नहीं? जज साहब गंभीर होकर सोच में डूब जाते हैं। फिर जज त्रिपाठी फैसला सुनाते हैं। ये कोर्ट मानता है कि विकास की परिभाषा तय करना इसका अधिकार नहीं है, लेकिन बीकानेर टू बोस्टन प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण अधिनियम का उल्लंघन हुआ है। भ्रष्टाचार और अन्याय साफ दिखाई देता है। इसलिए यह कोर्ट आदेश देता है कि सभी किसानों को उनकी जमीन उचित मुआवजे के साथ वापस की जाए और राज्य सरकार एक जुडिशल कमीशन बनाए जो राजा राम सोलंकी और उनकी बहू की मौत की परिस्थितियों की जाँच करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दे। पूरा कोर्टरूम तालियों से गूंज उठा है। किसानों की आंखों में आंसू हैं। जानकी हाथ जोड़कर कोर्ट को धन्यवाद देती है और इसी के साथ यह दमदार कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि अगली मूवी एक्सप्लेन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं फिर एक और मूवी एक्सप्लेन